एक महिला भिक्षुणी, जिसे एक हवलदार लगातार ताने मारता था और उसके भतीजे को भी प्रताड़ित करता था, ने आखिरकार अपने वस्त्रों के नीचे छिपा हुआ विशेष बल का टैटू दिखाया। उस पल उसका शांत क्रोध तब भड़क उठा जब उसने हवलदार को अपने भतीजे, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे, के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते देखा। उस महिला, जो कभी एक किंवदंती थी, के एक फोन कॉल ने तुरंत डिवीजन कमांडर और सैन्य पुलिस को बुला लिया और उस गार्ड पोस्ट पर लक्षित प्रतिशोध शुरू हो गया। यदि आपको यह वीडियो देखने के बाद यह कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सूचनाएं चालू करें। धन्यवाद। पहाड़ी विहार में भोर हमेशा की तरह शांत थी। उस गहरी खामोशी के बीच, जहां हवा की घंटियों की आवाज भी सोई हुई थी, भिक्षुणी अमृता ने अपनी आंखें खोलीं। शांत और त्रुटिहीन भाव से उसने अपने भिक्षुणी के वस्त्र पहने और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। आईने में उसका प्रतिबिंब बाहरी दुनिया की किसी भी महिला से अलग था। छोटे बाल, बिना श्रृंगार का सादा चेहरा और यहां तक कि उसकी स्पष्ट हेयर लाइन भी, लेकिन इसके पीछे उसकी तेज आंखें और कसकर बंद होंठ इस बात का संकेत दे रहे थे कि जिस रास्ते पर वह चली है वह बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज वह अपने इकलौते भतीजे रोहन के बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के समापन समारोह में शामिल होने के लिए बाहरी दुनिया में उतरने वाली थी। उसके रिश्तेदारों में केवल उसकी छोटी बहन और उसका बेटा रोहन थे। उसकी छोटी बहन का शरीर कमजोर था और लंबी यात्रा करना मुश्किल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अमृता अपनी मौसी के रूप में अपने भतीजे से मिलने गई। भिक्षुणी जी, क्या आप सच में अकेली ठीक रहेंगी? आपको कई बार बस बदलनी पड़ेगी, और सैन्य अड्डा एक ऐसी जगह है जो एक भिक्षुणी के लिए अकेले जाना शायद बहुत कठोर हो। बिहार के एक रसोई सहायक ने चिंतित चेहरे से पूछा, लेकिन अमृता ने केवल एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसके लिए बाहरी दुनिया की कठोरता एक ऐसी नदी थी जिसे वह बहुत पहले पार कर चुकी थी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह एक अपरिचित उत्साह से भरे सैन्य अड्डे पर पहुंची। अपने बेटों को देखने आए माता पिता, अपने प्रेमियों का इंतजार करती प्रेमिकाएं। उस भीड़ के बीच अपने भूरे वस्त्रों में अमृता का दिखना बहुत अलग था। लोग उसे घूर रहे थे, कुछ जिज्ञासा से, कुछ और अधिक खुले तौर पर असभ्य नजरों से। अमृता ने उन सभी नजरों को शांति से स्वीकार किया और गार्ड पोस्ट की ओर चली गई। आप मुलाकात के लिए आई हैं, अपना पहचान पत्र दिखाएं। गार्ड पोस्ट के अंदर आराम से बैठे एक हवलदार ने, जिसका बुलेट प्रूफ हेलमेट तिरछा पहना हुआ था, अपनी ठुड्डी से इशारा करते हुए उससे कहा। अमृता ने बिना कुछ कहे अपना पहचान पत्र उसे दे दिया। हवलदार ने पहचान पत्र और अमृता के चेहरे की कई बार तुलना की, फिर व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। वाह, तो आप असली भिक्षुणी हैं। मैंने पहली बार किसी महिला भिक्षुणी को देखा है। उसकी आवाज में सम्मान का कोई अंश नहीं था। उसका रवैया ऐसा था जैसे वह चिड़ियाघर में किसी दुर्लभ जानवर को देख रहा हो। आसपास के अन्य संतरी सैनिक भी एक दूसरे को देखते हुए दबी हंसी हंस रहे थे। मैं प्रशिक्षु सैनिक रोहन शर्मा से मिलने आई हूं। अमृता ने उसकी अशिष्टता पर ध्यान न देते हुए अपना उद्देश्य बताया, लेकिन हवलदार ने अनसुना करने का नाटक किया। वह अपनी कुर्सी से उठा, अमृता के चारों ओर घूमा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अरे, लेकिन आप जैसी खूबसूरत महिला ने बाल क्यों मुंडवा लिए और भिक्षुणी बन गईं? क्या दिल टूटने की वजह से, या आपकी जिंदगी बहुत उबाऊ थी? ताने भरे शब्द तेज चाकू की तरह चुभे। अमृता के दिल की गहराई में कुछ ऐसा जिसे उसने आध्यात्मिक अभ्यास से मजबूती से दबा रखा था, में हलचल महसूस हुई। लेकिन उसने अपने चेहरे का भाव नहीं बदला। भावनाओं का उबाल आध्यात्मिक अभ्यास में दुश्मन है। मैं सिर्फ अपने भतीजे से मिलने आई हूं। अगर आपका काम हो गया है तो कृपया मुझे अंदर आने दें। आह, इतनी जल्दी मत करो। चलो थोड़ी और बातें करते हैं। मैं बोर हो रहा था। बिल्कुल सही समय पर आई। क्या यह सच है कि भिक्षु भिक्षुणियां मांस नहीं खाते और शादी नहीं करते? पता नहीं रात में उन्हें अकेलापन महसूस होता है या नहीं। अश्लीलता की ओर बढ़ते ताने ने अमृता की नजर को ठंडा कर दिया। उसे लगा कि अब उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है और वह गार्ड पोस्ट के प्रभारी को खोजने के लिए मुड़ी। तभी हवलदार ने पीछे से उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। कहां जा रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे शब्द कुछ भी नहीं हैं? अमृता ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हवलदार ने उसे कसकर पकड़ लिया। इस खींचतान में
उसके हाथ ने अमृता के वस्त्र का कॉलर खींच लिया। तुरंत ढीले कॉलर के बीच से उसकी सफेद गर्दन और हंसली की हड्डी एक पल के लिए दिखाई दी, और ठीक उस हंसली के नीचे हवलदार की आंखें चौड़ी हो गईं। वहां एक छोटा लेकिन स्पष्ट टैटू गुदा हुआ था, एक सुनहरा गरुड़ जो एक कमांडो चाकू पकड़े हुए था। यह किसी सैन्य प्रतीक या शायद किसी गुप्त संगठन के प्रतीक जैसा लग रहा था। एक असामान्य प्रतीक। हाँ, यह देखो, एक भिक्षुणी के शरीर पर टैटू है। क्या यह सचमुच एक नकली भिक्षुणी नहीं है? हवलदार अब जोर जोर से हंस रहा था और खुलेआम उसका मजाक उड़ा रहा था। वह टैटू अमृता के लिए सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह उसके भिक्षुणी बनने से पहले के उसके उग्र जीवन का प्रमाण और गौरव था। लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसके जैसे कमीने के मुंह से तुच्छ समझा जाए। तो यह एक ढोंगी भिक्षुणी है, नकली भिक्षुणी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां धोखा देने की? जब हवलदार का मजाक चरम पर पहुंच गया तो प्रशिक्षु सैनिकों का एक समूह गार्ड पोस्ट के अंदर से बाहर निकला और सबसे पिछली पंक्ति में अमृता ने एक जाना पहचाना चेहरा देखा, रोहन। लेकिन उसके भतीजे का रूप अजीब था। उसके चेहरे का एक हिस्सा नीला पड़ गया था और होंठ फटे हुए थे। उसका लंगड़ाकर चलना भी अस्थिर लग रहा था। अमृता का दिल डूब गया। रोहन को देखकर हवलदार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह उसकी ओर चिल्लाया, ए रोहन शर्मा, तू एक पापी है, समझा? हिम्मत कैसे हुई सिर उठाकर चलने की? सिर झुका, कमीने। हवलदार की चीख सुनकर रोहन चौंक गया और तुरंत अपना सिर झुका लिया। उसके साथी बेचैन लग रहे थे, लेकिन किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। वे बस डरी हुई आंखों से हवलदार को देख रहे थे। अपनी मौसी से मिलकर बहुत खुश है, हैं? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मौसी इस तरह की नकली भिक्षुणी है। एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। हवलदार अपने बूटों से रोहन की पीठ पर लात मारते हुए उसका अपमान कर रहा था। अमानवीय व्यवहार, कीड़े को देखने जैसी अपमानजनक नजर। उस पल अमृता के सिर के अंदर कुछ टूट गया। पहेली के सभी टुकड़े एक पल में जुड़ गए। रोहन के चेहरे पर घाव, हवलदार का असामान्य रूप से अत्यधिक व्यवहार, इस जगह पर छाई कायरतापूर्ण चुप्पी और डर। इस कमीने ने मेरे भतीजे को पीटा है। अमृता की आंखों से गर्मी गायब हो गई। उसकी आभा, जो पहले पहाड़ी विहार की हवा की तरह शांत थी, तुरंत एक बर्फीले तूफान में बदल गई जो सब कुछ जमा सकती थी। वह अब बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने वाली एक आध्यात्मिक अभ्यासी नहीं थी। वह केवल एक मौसी थी जो अपने भतीजे की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी, जो उसके लिए सब कुछ था। हवलदार अभी भी दबी हंसी हंसते हुए रोहन को लात मार रहा था। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके पीछे खड़ी महिला क्या बन गई है और उसने कितनी घातक गलती की है। उसे उस तूफान के बारे में कुछ भी नहीं पता था जो जल्द ही आने वाला था। चुप्पी तूफान के आने का संकेत थी। अमृता ने बिना कुछ कहे अपनी आस्तीन से एक छोटा सा फोन निकाला, एक पुराने मॉडल का फोल्डिंग फोन जिसे वह बिहार में शायद ही कभी इस्तेमाल करती थी। बीप बीप की आवाज के साथ फोन चालू हो गया और स्क्रीन पर कुछ जाने पहचाने नंबर दिखाई दिए। उसकी उंगली ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पीड डायल नंबरों में से एक को लंबे समय तक दबाया। रिंगटोन के 3 बार बजने से पहले ही दूसरी तरफ से एक भारी और अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी, कृतिका। यह उसका सांसारिक नाम था जिसे उसने लंबे समय से नहीं सुना था। कृतिका। अमृता ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हाँ जनरल साहब, मैं हूं। उसकी आवाज पहले की तुलना में बहुत धीमी और शांत थी, लेकिन उसके अंदर स्टील जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति छिपी थी। न जाने कितने समय बाद तुम्हारी आवाज सुनी है। क्या बिहार में सब ठीक है? लेकिन क्या हुआ? अगर तुमने पहले मुझे फोन किया है तो जरूर कोई सामान्य बात नहीं होगी। शांति में कुछ बाधा आ गई है जनरल साहब। क्षमा करें, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अमृता की नजर अभी भी उसके भतीजे पर थी, रोहन, जो अभी भी अपना सिर जमीन पर झुकाए हुए था, और हवलदार, जो उसे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देख रहा था। हवलदार ने अमृता को किसी को फोन करते देखा और भी अहंकारी हो गया। ओह, तुम फोन कर रही हो? किससे शिकायत करोगी? बुद्ध से, हैं? अगर बुद्ध भी आ जाएं तो भी तुम आज यहां से नहीं निकल पाओगी। वह अमृता के पास आया और उसका फोन छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। उस पल अमृता उसकी ओर मुड़ी। हवलदार अनजाने में चौंक गया और अपना हाथ वापस खींच लिया। उस महिला की नजर, जो पहले एक विनम्र भेड़ की तरह लग रही थी, बदल गई थी। यह अपने शिकार के सामने एक शिकारी की नजर थी
या एक सैनिक की नजर जो दुश्मन के दिल को भेद देती है। हवलदार ने सहज रूप से खतरे का आभास किया, लेकिन शांत रहने का नाटक करने की कोशिश की। क्या देख रही हो, नकली भिक्षुणी? ठीक। अमृता ने उसे नजरअंदाज किया और वापस फोन पर ध्यान केंद्रित किया। जनरल साहब, मैं अभी व्हाइट टाइगर बटालियन के गार्ड पोस्ट के सामने हूं। व्हाइट टाइगर बटालियन? वह तो फ्रंटलाइन डिवीजन है। तुम वहां तक क्या करने गई हो? मेरे भतीजे ने अभी अभी अपना बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण यहां पूरा किया है। मैं उससे मिलने आई थी लेकिन एक अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा। अमृता ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की और शांति से बताना शुरू किया कि अभी गार्ड पोस्ट पर क्या हुआ। हवलदार का उत्पीड़न और अभद्र शब्द, उसका वस्त्र का कॉलर खींचना और उसकी हंसली पर टैटू देखने के बाद उसका मजाक उड़ाना। अंत में उसके भतीजे रोहन, जो चोटिल चेहरे के साथ दिखाई दिया, के साथ किया गया अपमानजनक व्यवहार। फोन के दूसरी तरफ से आवाज ठंडी और कठोर होती जा रही थी। अमृता के बताने के बाद एक पल के लिए चुप्पी छा गई। अंत में पहले से कहीं ज्यादा ठंडी आवाज सुनाई दी। वह टैटू। उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई उस टैटू का जिक्र करने की? जी जनरल साहब, मैं समझ गया। फोन मत काटना और कृपया अपने वस्त्र का एक बटन खोलो ताकि वह कमीना उसे ठीक से देख सके। अमृता एक पल के लिए झिझकी, लेकिन वह तुरंत जनरल का इरादा समझ गई। धीरे धीरे उसने अपने वस्त्र के गले के पास का एक छोटा बटन खोला। तुरंत ही कमांडो चाकू पकड़े हुए सुनहरे गरुड़ का टैटू पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। हवलदार ने उसकी हरकत देखकर एक भ्रमित भाव बनाया, लेकिन फिर टैटू को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। साथ में एक विज्ञापन भी लगा दो, विज्ञापन कि तुम एक आवारा भिक्षुणी हो। उसी समय फोन के दूसरी तरफ से जनरल की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। अमृता ने लाउड स्पीकर मोड चालू नहीं किया था, लेकिन आवाज इतनी तेज और अधिकारपूर्ण थी कि पास खड़े हवलदार के कानों में भी हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। अभी के अभी व्हाइट टाइगर बटालियन के डिवीजन कमांडर और सैन्य पुलिस कमांडर को कनेक्ट करो। उन्हें 5 मिनट के भीतर मेरे सामने हाजिर होने के लिए कहो। अब हवलदार का चेहरा तुरंत तन गया। यह किसी मजाक करने वाले व्यक्ति की आवाज नहीं थी। हालांकि यह फोन के दूसरी तरफ से केवल एक संक्षिप्त चीख थी। उसमें निहित अधिकार और क्रोध कुछ ऐसा था जिसकी उसने एक सामान्य सैनिक के रूप में अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। कृतिका, उस गार्ड पोस्ट पर हवलदार का नाम क्या है? अमृता ने हवलदार की छाती पर लगी नेम प्लेट को देखा। हवलदार ईश्वर सिंह। हवलदार की पुतलियां बुरी तरह कांपने लगीं। यह तथ्य कि उसका नाम उस महिला के मुंह से फोन के दूसरी तरफ एक अज्ञात जनरल को बताया गया था, अवास्तविक लग रहा था। एक जबरदस्त चिंता उसे घेरने लगी। हवलदार ईश्वर सिंह? हाँ ठीक है। कृतिका, अब वह फोन उस निकम्मे कमीने को दो, मैं सीधे बात करूंगा। अमृता ने बिना कुछ कहे अपना फोन हवलदार ईश्वर को दे दिया। हवलदार ईश्वर एक पल के लिए झिझका, फिर कांपते हाथों से मजबूरन फोन ले लिया। हेलो। जैसे ही उसने सावधानी से मुंह खोला, एक चीख जो उसके कान के पर्दे फाड़ देने वाली थी फूट पड़ी। क्या तू हवलदार ईश्वर सिंह है? जी हाँ जी। हवलदार ईश्वर ने अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर ली और तैयार मुद्रा में जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि वह आवाज किसकी है, लेकिन वह सहज रूप से जानता था कि वह व्यक्ति बटालियन या रेजिमेंट कमांडर से कहीं ऊंचे पद पर है। क्या तू जानता है कि तेरे सामने खड़ी महिला की हंसली पर बने टैटू का क्या मतलब है? हैं? जी नहीं पता। जी, वह सम्मान का प्रतीक है जो केवल इस देश के सबसे सम्मानित सैनिकों को दिया जाता है, जिनका नाम तू अपने गंदे मुंह से भी नहीं ले सकता। यह उन नायकों का प्रमाण है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और बिना नाम और पुरस्कार के गायब हो गए। हवलदार ईश्वर सांस लेना भी भूल गया। फोन पकड़े हुए उसके हाथ पत्ते की तरह कांप रहे थे। तूने एक जीवित किंवदंती का अपमान किया और सैनिकों के सम्मान को ठेस पहुंचाई। तेरी सैन्य सेवा आज ही समाप्त होती है। नहीं, तेरी जिंदगी आज ही समाप्त हो सकती है, समझा? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूं। हवलदार ईश्वर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर अमृता की ओर सिर झुकाया, यहां तक कि वह लगभग अपना सिर जमीन पर टिकाने वाला था। भिक्षुणी जी, मैंने सचमुच एक ऐसा पाप किया है जो मौत की सजा के लायक है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। लेकिन अमृता ने उसे देखा तक नहीं। उसकी नजर केवल उसके भतीजे पर थी, रोहन, जो धीरे धीरे उठ रहा था और पूरी स्थिति को भ्रम से देख रहा था।
और ठीक उसी समय दूर अड्डे के अंदर से कई वाहनों के तेज सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज तेजी से पास आई और गार्ड पोस्ट के सामने एक काली कमांडो कार और सैन्य पुलिस लिखी। कई पेट्रोलिंग कारें धूल उड़ाते हुए अचानक रुक गईं। कार का दरवाजा खुला और कंधे पर 2 सितारों वाले एक डिवीजन कमांडर और एक सैन्य पुलिस कमांडर हड़बड़ी में बाहर कूदे। उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे। आसपास देखने का समय भी नहीं था। उन्होंने शांति से अपने भिक्षुणी वस्त्रों में खड़ी अमृता और उसके सामने पीले चेहरे के साथ जमे हुए हवलदार ईश्वर को पाया। स्थिति अभी शुरू ही हुई थी। गार्ड पोस्ट के सामने की हवा शीशे की तरह भारी महसूस हो रही थी। डिवीजन कमांडर अमृता के सामने खड़ा हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के 90 डिग्री पर झुक गया। उसकी वर्दी के कड़े कॉलर के सिकुड़ने की आवाज भी सुनाई दी। क्षमा चाहता हूं, इस कमान की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी निगरानी में इकाई में इस तरह की अप्रिय घटना का होना पूरी तरह से मेरी लापरवाही है। उसके बगल में खड़े सैन्य पुलिस कमांडर ने भी ऐसा ही किया। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। यह तथ्य कि एक बड़े 3 सितारा जनरल, जो पूरे भारतीय सेना में गिने चुने लोगों में से एक थे, ने सीधे फोन किया और अपने क्षेत्र के एक हवलदार को निकम्मा कमीना कहा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। यह तथ्य कि जिस महिला को जनरल ने जीवित किंवदंती कहा था, वह उसकी आंखों के सामने एक भिक्षुणी थी। लगभग एक आपदा जैसा था। हवलदार ईश्वर तो होश ही खो बैठा था। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य हो रहा था वह अवास्तविक लग रहा था। डिवीजन कमांडर उस भिक्षुणी के सामने झुक रहा था और सैन्य पुलिस कमांडर बेचैन दिख रहा था। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसने किसको परेशान किया है और उसका बोझ कितना बड़ा है। एक ऐसा डर जिसने उसके पैरों के नीचे की जमीन को खिसका दिया, उसे घेर लिया। अमृता ने बिना कुछ कहे डिवीजन कमांडर की माफी स्वीकार कर ली। उसका ध्यान केवल रोहन पर केंद्रित था। सैन्य पुलिस पास आई और हवलदार ईश्वर और अन्य संतरी सैनिकों को ले जाने लगी। हवलदार ईश्वर को बिना किसी प्रतिरोध के घसीटा गया, जबकि वह अमृता को एक विनती भरी नजर से देख रहा था। लेकिन अमृता की नजर उस पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं पड़ी। रोहन। अमृता ने अपने भतीजे का नाम धीरे से पुकारा। रोहन ने केवल अपने कंधे झुकाए और अपनी मौसी और आसपास के उच्च अधिकारियों को डरी हुई आंखों से बारी बारी से देखा। डिवीजन कमांडर ने तुरंत स्थिति को समझा और चिकित्सा अधिकारी को बुलाया। तुरंत साथ ही देखकर अभी मोंदी काम ने अपनी कहा, प्रशिक्षु सैनिक रोहन शर्मा की स्थिति की जांच करें और सर्वोत्तम चिकित्सा सहायता प्रदान करें। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक सैन्य डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी तुरंत दौड़े और रोहन की स्थिति की जांच की। चोटिल चेहरा, फटे होंठ, लंगड़ाता पैर। सैन्य डॉक्टर का भाव गंभीर हो गया। यह सिर्फ सामान्य पिटाई के निशान नहीं है। बहुत संभावना है कि यह निरंतर हिंसा के कारण हुए घाव हैं। अमृता रोहन के पास गई और उसका कांपता हुआ हाथ पकड़ा। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो गया है। उसके शरीर की गर्मी फैल गई और रोहन की आंखों में आंसू भर आए। वह अंततः अपनी मौसी की बाहों में सिसक कर रो पड़ा। वह रोना जिसे उसने लंबे समय से रोक रखा था। उस दृश्य को देख रहे डिवीजन कमांडर और सैन्य पुलिस कमांडर के चेहरे और भी कठोर हो गए। इस घटना की गंभीरता उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। कुछ देर बाद अमृता एक विशेष रूप से तैयार किए गए अतिथि कक्ष में डिवीजन कमांडर के साथ आमने सामने बैठी थी। सैन्य पुलिस कमांडर बैठा भी नहीं और एक सीधी मुद्रा में खड़े होकर अपनी रिपोर्ट शुरू की। इस समय हवलदार ईश्वर सिंह को प्रशिक्षु सैनिक शिक्षा केंद्र से अलग एक सुविधा में गहन पूछताछ से गुजरना पड़ रहा है। अपनी प्रारंभिक स्वीकारोक्ति में उसने अपने अधिकांश आरोपों को स्वीकार कर लिया है। प्रशिक्षु सैनिक रोहन शर्मा के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार और भिक्षुणी जी के प्रति कहे गए अपमानजनक शब्द, सब कुछ स्वीकार कर लिया गया है। इसका कारण क्या था? डिवीजन कमांडर ने भारी मन से पूछा। हवलदार ईश्वर के अनुसार प्रशिक्षु सैनिक रोहन शर्मा का व्यवहार धीमा और सैन्य जीवन के अनुकूल ढलने में मुश्किल लग रहा था। इसीलिए उसने अनुशासन स्थापित करने के लिए उसे कुछ फटकार और शारीरिक दंड दिया। और आज भिक्षुणी जी के लिए सैन्य पुलिस कमांडर एक पल के लिए रुका, जैसे उसे यह कहने में शर्म आ रही हो, फिर आगे बढ़ा। उसने स्वीकार किया कि उसे महिला भिक्षुणियों के प्रति पूर्वाग्रह था
और टैटू देखने के बाद उसने आपको एक बुरा व्यक्ति माना और जल्दबाजी में काम किया। अमृता ने बिना कुछ कहे अपनी चाय पी। उसका भाव एक झील की तरह शांत था, जिसकी गहराई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। क्या आप उस स्वीकारोक्ति पर विश्वास करते हैं? अमृता के कोमल सवाल ने सैन्य पुलिस कमांडर के कंधों को चौंका दिया। इस समय हम केवल संदिग्ध की स्वीकारोक्ति पर ही भरोसा कर सकते हैं। हम सच्चाई का पता लगाने के लिए आगे की जांच करेंगे। क्या आपको लगता है कि यह समस्या सिर्फ एक हवलदार को सजा देने से खत्म हो जाएगी? अमृता की आवाज में अब एक तीखापन था। हवलदार ईश्वर सिंह की नजर और मेरे भतीजे के प्रति उसका रवैया सिर्फ अनुशासन स्थापित करने का प्रयास नहीं था। यह एक इंसान के प्रति पूर्ण प्रभुत्व और अपमान था, और उसके आसपास के अन्य सैनिक वे डरे हुए थे। यह ऐसा डर नहीं है जो केवल एक हवलदार पैदा कर सकता है। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ बड़ा है। उसके शब्द केवल अटकलें नहीं थे, यह जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर विभिन्न ऑपरेशनों और मिशनों के माध्यम से गढ़ी गई सार को भेदने वाली अंतर्दृष्टि थी। वह जानती थी कि यह एक सड़े हुए सेब को फेंकने का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ी बीमारी का हिस्सा है जो पूरे डिब्बे को खराब कर रही है। रोहन के घाव 1 या 2 दिन में हुए घाव नहीं है। उसके मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करें और रोहन के साथ प्रशिक्षण लेने वाले सभी प्रशिक्षु सैनिकों से पूछताछ करें। प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से गवाही प्राप्त करें। इस प्रक्रिया में कोई दबाव या प्रलोभन नहीं होना चाहिए। डिवीजन कमांडर ने अमृता की बातों पर गहराई से सिर हिलाया। मैं ऐसा ही करूंगा। मैं इस समस्या की जड़ तक पहुंचने और उसे कड़ी सजा देने के लिए अपने पद को दांव पर लगा दूंगा। जो कोई भी इसमें शामिल है, चाहे उसका पद और ओहदा कुछ भी हो, मैं वादा करता हूं कि कानून और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अमृता अपनी सीट से उठी। मैं अपने भतीजे के ठीक होने तक अड्डे के अंदर ही रहना चाहती हूं। निश्चित रूप से हम आपके लिए सर्वोत्तम आवास की व्यवस्था करेंगे। अमृता ने अपना सिर हिलाया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। चिकित्सा कक्ष के बगल में एक छोटा सा कमरा जहां रोहन का इलाज हो रहा है काफी है। उसके दृढ़ रवैये ने डिवीजन कमांडर को और कुछ कहने नहीं दिया। उस समय एकांत कोठरी में हवलदार ईश्वर जबरदस्त डर के बीच पूछताछ से गुजर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसका काम किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसा से कहीं आगे बढ़कर एक ऐसी घटना बन गया है जिसने पूरे सैन्य संस्थान के सम्मान को हिला दिया है। उसने सोचा कि वह केवल तभी बच सकता है जब वह इस घटना को अपनी व्यक्तिगत गलती के रूप में कम करने में सफल हो। इसीलिए वह हताश होकर व्यक्तिगत विचलन नामक झूठ की दीवार के पीछे छिप गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह जिस महिला का सामना कर रहा है वह कौन है, उसने किस तरह की दुनिया में काम किया है, और एक विशालकाय व्यक्ति जो उसकी पीठ के पीछे से पूरी स्थिति की निगरानी कर रहा है इस घटना को कभी भी एक व्यक्तिगत विचलन के रूप में समाप्त नहीं होने देगा। तूफान ने अभी अभी अपनी आंख दिखाई थी और उसके केंद्र में एक महिला भिक्षुणी खड़ी थी जिसकी शांत नजर सब कुछ भेद रही थी। अमृता। रोहन चिकित्सा कक्ष के बिस्तर पर पूरी रात जागता रहा। उसकी मौसी अमृता उसके बगल में एक आपातकालीन कुर्सी पर बैठी बिना हिले डुले उसकी निगरानी कर रही थी। दवा और उपचार के बावजूद उसके चेहरे पर चोट और पूरे शरीर में दर्द से ज्यादा उसे अपने दिल का डर सता रहा था। रोहन। अमृता की पुकार सुनकर रोहन के कंधे थोड़े कांपे। हवलदार ईश्वर ने तुम्हें कब से मारना शुरू किया? मुझे ठीक से याद नहीं है। रोहन का जवाब लगभग एक बड़बड़ाहट जैसा था। उसने अपनी मौसी की नजर से बचते हुए अपनी चादर को उलट पुलट दिया। तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। प्रशिक्षण केंद्र में आने के कुछ समय बाद उसने कहा कि मैं थोड़ा लापरवाह था, इसलिए अनुशासन स्थापित करने के लिए। उसका जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा हवलदार ईश्वर ने सैन्य पुलिस कमांडर को अपनी स्वीकारोक्ति में बताया था। लेकिन अमृता ने इस पर विश्वास नहीं किया। रोहन की आंखों में बेचैनी से कंपन हो रहा था। वह कुछ छिपा रहा था या एक ऐसे डर में फंसा था जो उसे बोलने नहीं दे रहा था। अमृता ने और नहीं पूछा। वह जानती थी कि रोहन को इस समय पूछताछ की नहीं बल्कि शांति की जरूरत है। उसने केवल अपने भतीजे के माथे से ठंडा पसीना पोंछा और पूरी रात जागती रही। अगले दिन सैन्य पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर जांच शुरू हुई। डिवीजन कमांडर के आदेश के तहत रोहन के प्रशिक्षु सैनिक शिक्षा केंद्र में हड़कंप मच गया।
सभी प्रशिक्षु सैनिकों को अलग कर दिया गया और व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की गई। शुरुआत में अधिकांश प्रशिक्षु सैनिक चुप रहे। हवलदार ईश्वर का डर और सेना जैसे बंद समाज में विशिष्ट चुप्पी के कारतेल ने उन्हें चुप करा दिया। क्या तुमने कभी हवलदार ईश्वर सिंह को प्रशिक्षु सैनिक रोहन शर्मा को पीटते हुए देखा है? सैन्य पुलिस अन्वेषक के सवाल के जवाब में प्रशिक्षु सैनिकों ने एकमत से अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। हवलदार ईश्वर सख्त थे, लेकिन वह एक अच्छे इंसान थे। जांच एक जगह पर रुक गई। ऐसा लग रहा था कि यह घटना केवल हवलदार ईश्वर को सजा देने के साथ समाप्त हो जाएगी, लेकिन जैसा कि अमृता ने भविष्यवाणी की थी, दरार एक अप्रत्याशित जगह से शुरू हुई। सैन्य पुलिस ने प्रशिक्षु सैनिकों के निजी सामान और लॉकरों की जांच शुरू कर दी और रोहन के एक साथी की नोटबुक से एक अजीब मेमो मिला। कवच 5वां। मैं भी, संक्षिप्त शब्द जो एक कोड की तरह लग रहे थे। अन्वेषक ने उस प्रशिक्षु सैनिक कमल, जिसने मेमो लिखा था, पर अपनी पूछताछ केंद्रित की। शुरुआत में कमल ने जोरदार खंडन किया, लेकिन लगातार दबाव और फुसलाने के बाद वह आखिरकार रो पड़ा और मुंह खोला। मैं डर गया था, मुझे बोलने से डर लग रहा था। उसके मुंह से निकली कहानी बहुत चौंकाने वाली थी। प्रशिक्षु सैनिक शिक्षा केंद्र के अंदर कवच नामक एक गुप्त संगठन था। इस संगठन का नेतृत्व कुछ वरिष्ठ हवलदार और एनएसओ करते थे, जो अपनी पसंद के नए प्रशिक्षु सैनिकों को सदस्य बनाते थे। वे खुद को इकाई की रक्षा करने वाले सच्चे कवच कहते थे, लेकिन वास्तव में वे एक आपराधिक समूह की तरह थे जो हिंसा, जबरन वसूली और विभिन्न अन्य विचलन करते थे। कवच के सदस्यों को विभिन्न अभ्यासों या कामों से छूट जैसे विशेषाधिकार मिलते थे, लेकिन बदले में उन्हें संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी होती थी, और उस निष्ठा को साबित करने का अनुष्ठान सामूहिक पिटाई थी, जिसे दीक्षा समारोह कहा जाता था। रोहन भी कवच में शामिल होना चाहता था। उसने कहा कि वह मजबूत दिखना चाहता था ताकि कोई उसे फिर से नीचा न देख सके। कमल की गवाही के अनुसार रोहन के चेहरे पर घाव केवल हवलदार ईश्वर के कारण नहीं थे। यह कवच के सदस्यों द्वारा रोहन को एक नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए किए गए दीक्षा समारोह के निशान थे। 5वां मेमो का मतलब था कि रोहन इस बैच से 5वां उम्मीदवार सदस्य था, और फिर गार्ड पोस्ट के सामने हवलदार ईश्वर द्वारा रोहन का अपमान, वह एक तरह की परीक्षा थी। कहा गया था कि संगठन का सदस्य बनने के लिए इस तरह के अपमान को सहना पड़ता है। यह देखने के लिए एक अंतिम परीक्षा की तरह था कि क्या कोई संगठन के रहस्यों को रख सकता है और किसी भी स्थिति में वरिष्ठों के प्रति पूर्ण रूप से झुक सकता है। इसीलिए रोहन कुछ नहीं कह सका और बस हार मान ली। सब कुछ स्पष्ट हो गया। हवलदार ईश्वर की कार्रवाई केवल व्यक्तिगत विचलन नहीं थी, यह एक संगठित प्रणाली का हिस्सा थी। रोहन केवल एक तरफा पीड़ित नहीं था, वह एक भोला और मूर्ख भागीदार था जो अपनी मर्जी से उस हिंसा की प्रणाली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। यह तथ्य संगठित प्रणाली की बोध, जो भोला और उन्हीं यह कार्य प्रणाली का हिस्सा करते हैं, तुरंत डिवीजन कमांडर और अमृता को सूचित किया गया। डिवीजन कमांडर ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। वह इस वास्तविकता पर गुस्से से कांप रहा था कि इस तरह का एक घिनौना आपराधिक संगठन उसकी इकाई के अंदर चुपचाप काम कर रहा था, उसकी आंखों और कानों को पूरी तरह से धोखा दे रहा था। लेकिन अमृता का सदमा अलग था। उसने अपने भतीजे के प्रति एक गहरा दुख और विश्वासघात की भावना महसूस की। रोहन, यह तथ्य कि जिस भतीजे को वह एक कमजोर और निर्दोष पीड़ित मानती थी, वह वास्तव में एक गलत इच्छा के कारण हिंसा की दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, उसके दिल में चुभ गया। वह चिकित्सा कक्ष में वापस गई और सो रहे रोहन के चेहरे को देखा। उसके चोटिल चेहरे पर इच्छा और भय की एक परछाई, जिसे वह नहीं पहचानती थी, चमकती हुई लग रही थी। रोहन, तुमने इस तरह का भयानक चुनाव करने की कोशिश क्यों की? उसकी धीमी विलाप हवा में गायब हो गई। यह मामला अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था। यह अब केवल हिंसा का मामला नहीं था, बल्कि सेना के भीतर एक गुप्त संगठन कवच नामक कैंसर सेल की जड़ों को उखाड़ने का एक बड़ा ऑपरेशन था। अमृता को एहसास हुआ कि उसके हस्तक्षेप ने अंततः एक बड़ी सच्चाई को सतह पर ला दिया है, लेकिन वह अभी तक नहीं जानती थी कि यह अंत नहीं था। कवच का अस्तित्व केवल एक गहरी और अधिक अंधेरी खाई के प्रवेश द्वार था,
और उस खाई के तल पर एक दोहरा प्लॉट ट्विस्ट जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी उसका इंतजार कर रहा था। दरार ने अभी अभी अपनी पहली आवाज निकाली थी। कवच की पहचान उजागर होने के बाद सैन्य पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ी। सैनिक कमल की महत्वपूर्ण गवाही से शुरू होकर अन्य प्रशिक्षु सैनिकों ने एक एक करके मुंह खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही उस डर का वास्तविक रूप जिसने उन्हें अब तक दबा रखा था उजागर हुआ, उस डर से खुद को मुक्त करने की इच्छा रखने वाली आवाजें सामने आने लगीं। गवाहियां चौंकाने वाली थीं। कवच न केवल प्रशिक्षु सैनिकों से पैसे ऐंठता था और सामूहिक पिटाई करता था, यहां तक कि गवाही भी थी कि वे छुट्टी या सैर पर जाने वाले सदस्यों को अड्डे के अंदर से कुछ निश्चित सामान बाहर ले जाने का आदेश देते थे। जांच का जाल जल्दी से हवलदार ईश्वर से अन्य वरिष्ठ हवलदारों और एनएससीओ तक फैल गया, जिन्हें कवच के मुख्य सदस्यों के रूप में पहचाना गया था। शुरुआत में उन्होंने आरोपों का जोरदार खंडन किया, लेकिन लगातार सामने आ रहे सबूतों और गवाहियों के सामने वे अंततः टूट गए। हवलदार ईश्वर सिंह ही सब कुछ का नेतृत्व कर रहा था, हम तो केवल आदेशों का पालन कर रहे थे। फंसे हुए सदस्यों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उनका कवच जो पहले मजबूत लग रहा था, सच्चाई के सामने रेत के महल की तरह बिखर गया। अमृता ने चुपचाप जांच प्रक्रिया को देखा। उसने डिवीजन कमांडर से एक अनुरोध किया कि उसे हवलदार ईश्वर से सीधे मिलने की अनुमति दी जाए। डिवीजन कमांडर ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन अमृता की दृढ़ नजर देखकर उसने अनुमति दे दी। पूछताछ कक्ष की ठंडी हवा के बीच अमृता और हवलदार ईश्वर आमने सामने बैठे। कुछ ही दिनों में हवलदार ईश्वर एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया था। उसका अभिमानी और घमंडी रूप गायब हो गया था। केवल निराशा और भय से घिरे एक युवक की छवि बची थी। तुमने ऐसा क्यों किया? अमृता का पहला सवाल सरल था। मुझे माफ कर दीजिए। हवलदार ईश्वर ने केवल अपना सिर झुकाया और यंत्रवत माफी दोहराई। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करने नहीं आई हूं। मैं केवल कारण सुनना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि एक युवक कैसे अपने साथियों पर अत्याचार करने वाले राक्षस में बदल सकता है। यह सब कहां से शुरू हुआ? अमृता की आवाज में गुस्सा या अपमान नहीं था, बल्कि उसकी आवाज गहरी और शांत थी, लगभग दया जैसी। उस आवाज को सुनकर हवलदार ईश्वर ने पहली बार अपना सिर उठाया। धुंधली आंखों से उसने अमृता को देखा और कांपती आवाज में अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसका एक छोटा भाई था। उसका अच्छा और कोमल भाई उससे पहले सेना में भर्ती हुआ था। वह भाई सेना के जीवन से ठीक से तालमेल नहीं बिठा पाया और अपने वरिष्ठों के उत्पीड़न से पीड़ित था। अंततः उसने एक कठोर निर्णय ले लिया, लेकिन सेना ने उसके भाई की मौत को व्यक्तिगत समस्याओं के कारण अवसाद के रूप में निष्कर्ष निकाला और जल्दी से मामले को बंद कर दिया। हवलदार ईश्वर ने अपने भाई की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन एक विशाल संगठन के सामने एक व्यक्ति की आवाज बहुत कमजोर थी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मुझे मजबूत बनना होगा। मेरे पास शक्ति होनी चाहिए ताकि कोई मुझे या मेरे लोगों को लापरवाही से छू न सके। कवच ने मुझे इस तरह की शक्ति का वादा किया। शुरुआत में मैं सिर्फ अपने जैसे कमजोर बच्चों की रक्षा करना चाहता था, लेकिन पता नहीं कब मैं भी बदल गया। मैं बिल्कुल उन वरिष्ठों जैसा बन गया जिनसे मैं बहुत नफरत करता था। जब मेरे पास शक्ति आई तो मैं उसे दिखाना चाहता था। कमजोर लोगों को देखकर मुझे गुस्सा आता था, क्योंकि वे मेरे भाई जैसे थे और मेरे जैसे थे। इसलिए मैंने और भी क्रूरता से काम किया। उसकी स्वीकारोक्ति अव्यवस्थित थी, लेकिन उसमें एक गहरा घाव, एक विकृत क्रोध और खुद से नफरत मिली हुई थी। वह अपराधी भी था और अतीत का शिकार भी। अमृता ने उसकी कहानी अंत तक सुनी। हालांकि उसके पाप माफ करने योग्य नहीं थे, उसने एक बार फिर महसूस किया कि उसे बनाने वाला केवल व्यक्तिगत बुराई नहीं थी, बल्कि इस विशाल प्रणाली की समस्या थी जो हिंसा को माफ करती थी और सत्ता के तर्क को थोपती थी। तुम्हारे भाई के लिए मुझे दुख है, लेकिन यह तुम्हारे द्वारा किए गए पाप का औचित्य नहीं हो सकता। तुमने उन कमजोर बच्चों को अपने ही हाथों से सताया जिन्हें तुम बचाना चाहते थे। अगर तुम सच में अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें इस सढ़न की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सहयोग करना होगा। कवच के बारे में सब कुछ बिना कुछ छोड़े बताओ। हवलदार ईश्वर लंबे समय तक सिसक सिसक कर रोता रहा। फिर आखिरकार उसने सिर हिलाया, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। उसने वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो वह जानता था।
कवच की संगठनात्मक संरचना से लेकर उनकी गतिविधियों के विवरण तक और उन सामानों की सूची तक जिन्हें वे बाहर तस्करी करते थे, उसकी स्वीकारोक्ति जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग बन गई। खासकर बाहर तस्करी किए गए सामानों की सूची ने जांच दल को तनाव में डाल दिया। यह सिर्फ सामान्य सैन्य उपकरण नहीं थे, इसमें उन्नत संचार उपकरणों के घटक, नाइट विजन दूरबीन के मुख्य लेंस, संवेदनशील सैन्य सामान शामिल थे जो जनता तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। इस मामले की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई। इकाई के अंदर केवल उत्पीड़न और जबरन वसूली के मामले से यह अब सैन्य रहस्यों के लीक से जुड़े एक बड़े सुरक्षा घटना में बदलने की क्षमता रखता था। कवच अब केवल बच्चों को परेशान करने वाले बदमाशों का एक समूह नहीं था। इसका मतलब था कि इसके पीछे एक बड़ी शक्ति थी जिसे इन सामानों की आवश्यकता थी। डिवीजन कमांडर ने तुरंत सैन्य खुफिया निदेशालय, मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट से सहयोग का अनुरोध किया। सेना की सर्वोच्च खुफिया और जांच एजेंसी हरकत में आ गई। इस बीच अमृता अपने भतीजे रोहन से फिर मिली। रोहन इस वास्तविकता से पूरी तरह से भयभीत था कि उसके मूर्खतापूर्ण चुनाव ने एक बड़ी घटना को जन्म दिया है जिसने पूरी इकाई को हिला दिया है। मौसी, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। शुक्र है कि तुम्हें अब यह एहसास हुआ। लेकिन रोहन, तुम्हें इस समस्या को सिर्फ सजा स्वीकार करके खत्म नहीं करना चाहिए। तुम्हें गहराई से सोचना चाहिए कि तुमने ऐसा चुनाव क्यों किया, तुम्हें क्या गलत रास्ते पर ले गया, और तुम्हें वह सब कुछ ईमानदारी से बताना होगा जो तुम जानते हो। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम अपने पापों का बोझ थोड़ा कम कर सकते हो। अमृता ने रोहन रोहन की आंखों में सीधे देखा और पूछा, क्या हवलदार ईश्वर या किसी अन्य वरिष्ठ ने कभी तुमसे अड्डे के बाहर कुछ ले जाने के लिए कहा था? रोहन की पुतलियां थोड़ी कांपीं। वह एक पल के लिए झिझका, फिर बड़ी मुश्किल से मुंह खोला। हां, एक बार कहा था। क्या था वो? एक छोटा सा बक्सा, एक धातु का बक्सा जो बहुत बहुत भारी था। उसने कहा था कि अगर मैं दीक्षा समारोह के दिन उसे बाहर किसी को सौंपने में सफल रहा तो वे मुझे एक आधिकारिक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। खाई की परछाई और गहरी हो गई। उसका भतीजा रोहन केवल एक सामान्य उम्मीदवार सदस्य नहीं था, उसे लगभग सैन्य सामानों की तस्करी के गंभीर अपराध में एक कुरियर के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला था। और गार्ड पोस्ट के सामने हुई शर्मनाक स्थिति, संभवतः बाहर से निगरानी से बचते हुए स्वाभाविक रूप से आने वाले परिवार के माध्यम से सामान सौंपने की एक सावधानी पूर्वक योजना का हिस्सा थी। यदि ऐसा है तो अमृता का आगमन एक अप्रत्याशित चर था जिसने उनकी योजनाओं को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। और उसकी हंसली पर बना टैटू वह बटन था जिसने एक ऐसे पेंडोरा के बक्से को खोला जिसे उन्हें कभी नहीं छूना चाहिए था। अमृता को एक ठंडी पूर्वाभास ने घेर लिया। इस मामले के पीछे का मास्टरमाइंड एक ऐसी शक्ति हो सकती है जो उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक गहरी, संगठित और खतरनाक हो। और उसका भतीजा लगभग उस खतरनाक खेल के अंत में एक बार इस्तेमाल होने वाले मोहरे के रूप में बना दिया गया था। उसकी आंखों में एक बार फिर अतीत के एक सैनिक की तरह तेज चमक आ गई। अध्याय 6, सील की हुई यादें। सैनिक का गीत। रात गहरी हो रही थी। अमृता ने चिकित्सा कक्ष की खिड़की के बाहर फैले सैन्य अड्डे के शांत दृश्य को देखा। पहरेदारी कर रहे एक सैनिक की परछाई कभी कभी अंधेरे को चीर देती थी। इस शांतिपूर्ण दिखने वाली जगह के पीछे एक सड़ते हुए ट्यूमर की तरह एक बड़ी साजिश छिपी हुई थी। उसने अनजाने में अपनी हंसली को छुआ। उसके भिक्षुणी वस्त्र के नीचे गहराई से गुदा हुआ गरुड़ का टैटू। यह सिर्फ एक निशान नहीं था, यह अनगिनत यादों, भावनाओं और एक अतीत का खजाना था जिसे उसने गहराई से दफन कर दिया था। जब उसने अपनी आंखें बंद कीं तो बारूद और खून की गंध उसकी नाक के सिरे पर वास्तविक महसूस हुई। उसका सांसारिक नाम कृतिका था। वह भारतीय सेना के विशेष बल पैरा SF के भीतर सबसे गुप्त मिशनों को अंजाम देने वाली एक इकाई काल गरुड़ की टीम कमांडर थी। उसकी टीम को अघोषित अभियानों में लगाया जाता था जिन्हें देश द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी जाती थी। दुश्मन की रेखाओं के बहुत अंदर घुसकर महत्वपूर्ण लक्ष्यों को मारना, प्रमुख सुविधाओं को नष्ट करना और जानकारी चुराना। वे ऐसे भूत थे जिनका नाम जीवित रहने पर भी दर्ज नहीं होता था और जिनके सैनिक पंजीकरण संख्या मरने पर भी नहीं बचते थे। उसकी हंसली पर बना टैटू उस काल गरुड़ इकाई का प्रतीक था।
एक गुप्त निशान जो केवल टीम के सदस्यों के पास था। यह मातृभूमि के प्रति पूर्ण निष्ठा की शपथ थी, किसी भी समय अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहने का वादा और एकमात्र विश्वास का निशान कि वे एक दूसरे की पीठ की रक्षा कर सकते हैं। और जनरल विक्रम राठौर, वह 3 सितारा लेफ्टिनेंट जनरल जिसे अमृता ने फोन किया था, उसके सीधे वरिष्ठ थे, जिन्होंने उस समय काल गरुड़ इकाई का सीधे नेतृत्व किया था। वह कृतिका की क्षमताओं की बहुत सराहना करते थे और उसे केवल एक अधीनस्थ नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह मानते थे। यादों के टुकड़े एक उग्र लहर की तरह गूंजने लगे। गहरी अंधेरी में दुश्मन की रेखा की ओर बढ़ते हुए सांस रोककर रखने की याद, अपने साथी की आखिरी सांस सुनने और उसकी आंखें बंद करने की याद, एक ऐसी शून्यता से भरी याद जिसमें वह मिशन पूरा करने के बाद भी कभी खुश महसूस नहीं कर सकती थी। जिस बात ने उसे सैन्य वर्दी उतारकर भिक्षुणी के वस्त्र पहनने पर मजबूर किया, वह उसका आखिरी मिशन था। दुश्मन देश की परमाणु विकास सुविधा को नष्ट करने का मिशन ऑपरेशन सफल होने वाला लग रहा था, लेकिन वापसी की प्रक्रिया में वे एक अप्रत्याशित दुश्मन घात में फंस गए। टीम तुरंत घिर गई और एक भयंकर लड़ाई हुई। उसने अपनी टीम के सदस्यों को बचाने के लिए खुद को चारा बनाया। उसने दुश्मन का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि बाकी टीम के सदस्यों ने भागने का रास्ता सुरक्षित किया। गोलियों की बौछार के बीच उसका निशाना कभी नहीं चूका, लेकिन उनकी संख्या अतुलनीय थी। एक गोली उसके कंधे को भेद गई और उसकी कमर से खून बहने लगा। यहां तक कि जब उसकी चेतना फीकी पड़ने लगी, तब भी उसने अंत तक ट्रिगर नहीं छोड़ा। और अंत में जब जनरल राठौर के नेतृत्व में बचाव दल पहुंचा, तो वह दुश्मनों की लाशों के ढेर पर अकेली जीवित थी। वह एक नायिका बन गई। उसे अनौपचारिक पदक और असाधारण पदोन्नति का वादा किया गया, लेकिन उसने सब कुछ ठुकरा दिया। उसे बचाने के लिए शहीद हुए अन्य इकाई के सदस्यों और उसकी आंखों के सामने मारे गए साथियों के चेहरे उसके दिमाग से कभी नहीं गए। मारने के कौशल को निखारने के लिए सराहे जाने वाले अपने जीवन के प्रति एक गहरी घृणा ने उसे घेर लिया। बच जाने की राहत या न मार पाने के अपराधबोध से भी गहरी भावना, जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर सामना किए गए। मानव अस्तित्व के बारे में एक मौलिक प्रश्न था, किस लिए मारना और किस लिए जीना। उसने सेना छोड़ दी और पहाड़ में प्रवेश करने के लिए सांसारिक दुनिया छोड़ दी। उसने अपने बाल मुंडवा लिए और धर्म नाम अमृता प्राप्त किया। उसने उस हथियार को जो अब तक उसके हाथों में परिचित था, घंटी से बदल दिया। उसने सभी जीवन का सम्मान करना सीखना शुरू कर दिया। लोगों को चोट पहुंचाने का तरीका नहीं। उसने अपनी हंसली पर बना टैटू नहीं हटाया। यह ऐसा अतीत नहीं था जिसे वह नकारना चाहती थी, बल्कि वह जड़ थी जिसने उसे वह बनाया जो वह आज है। यह उसके साथ शहीद हुए साथी सैनिकों को याद करने का उसका अपना तरीका था। मौसी, रोहन की आवाज ने उसे गहरी तंद्रा से जगाया। उसका भतीजा जो नींद से जाग गया था, उसे चिंतित आंखों से देख रहा था। मौसी इतनी गहराई से क्या सोच रही थीं? कुछ नहीं, बस थोड़ा अतीत याद कर रही थी। अमृता ने हल्की मुस्कान दी और अपने भतीजे का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ अभी भी गर्म था, लेकिन उसके अंदर उन घट्टों के निशान थे जो घंटी से भी पूरी तरह से नहीं मिट सकते थे, अभी भी हल्के से महसूस हो रहे थे। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह पहाड़ में प्रवेश कर चुकी थी और भिक्षुणी के वस्त्र पहन चुकी थी, अतीत की कृतिका पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। उसके अंदर एक सैनिक का दिल जो कभी देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुका था, अभी भी धड़क रहा था। और अब जब उसका खून का रिश्ता, उसका भतीजा, एक बड़ी बुराई के भंवर में फंस गया था, तो वह दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। कवच नामक गुप्त संगठन, सैन्य सामानों की तस्करी, इसके पीछे छिपी अज्ञात शक्ति, यह अब केवल एक भतीजे को बचाने का मामला नहीं था। यह एक बड़ा खतरा था जो उस सेना की नींव को हिला रहा था, जिसकी रक्षा के लिए उसने कभी अपनी जान दांव पर लगाई थी। अमृता ने फैसला किया, वह इस मामले की सच्चाई को अंत तक उजागर करेगी, न केवल एक मौसी के रूप में, बल्कि कृतिका के रूप में, काल गरुड़ इकाई की पूर्व टीम कमांडर के रूप में। वह इस सड़ी हुई जड़ को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। उसने फिर से अपना फोन उठाया। इस बार उसने जिसे फोन किया वह जनरल राठौर नहीं थे। यह एक ऐसा नंबर था जिसे उसने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। उसका पूर्व अधीनस्थ जो कभी उसके साथ काल गरुड़ इकाई में जान
जोखिम में डालकर लड़ा था। एक व्यक्ति जो अब सेवानिवृत्त हो चुका था और कहीं और एक अलग जीवन जी रहा था, लेकिन जिसकी क्षमता और सूचना नेटवर्क अभी भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। दूसरी तरफ से एक पल के लिए चुप्पी रही, फिर एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो अविश्वास से भरी लग रही थी। कमांडर, बहुत समय हो गया। हवलदार हरि, या मुझे अब आपको श्रीहरि कहना चाहिए। एक कड़वी लेकिन दृढ़ मुस्कान अमृता के होठों पर आ गई। सोता हुआ काल गरुड़ अब फिर से जाग उठा था। हरि शर्मा, वह व्यक्ति जिसे अमृता ने हवलदार हरि कहा था, काल गरुड़ इकाई में रहते हुए उसका डिप्टी और सबसे भरोसेमंद टीम सदस्य था। उसने निशानेबाजी, घुसपैठ से लेकर खुफिया विश्लेषण तक हर चीज में प्रतिभाशाली प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन वह कठोर सैन्य प्रणाली से तंग आ गया और जल्दी सेवानिवृत्त हो गया। अब वह एक सुरक्षा सलाहकार कंपनी चलाता था, कानूनी और अवैध के बीच की पतली रेखा पर चलते हुए अपना खुद का सूचना साम्राज्य बना रहा था। कमांडर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपकी आवाज फिर से सुनूंगा। और तो और, मैंने केवल अफवाहें सुनी थीं कि आप एक भिक्षुणी बन गई हैं। असल में क्या हुआ? हरि की आवाज में खुशी और एक तेज तनाव का मिश्रण था। वह जानता था कि अमृता या कमांडर कृतिका का उसे फोन करना कोई सामान्य बात नहीं थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अमृता ने संक्षेप में बताया कि व्हाइट टाइगर बटालियन में क्या हुआ। गुप्त संगठन, कवच के अस्तित्व और उनके माध्यम से बाहर तस्करी किए गए सैन्य सामानों के बारे में, नाइट विजन दूरबीन के लेंस और उन्नत संचार उपकरणों के घटक। यह कोई सामान्य चोरों का काम नहीं है कमांडर। हरि की आवाज तुरंत गंभीर हो गई। ये सामान देश के भीतर व्यावहारिक रूप से बेकार हैं। इनके विनिर्देश सैन्य हैं, नागरिक उपकरणों के साथ संगत नहीं हैं और इन्हें व्यक्तिगत रूप से रखना ही अवैध है। इस तरह के सामानों की जरूरत वाले पक्ष केवल गिने चुने हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक जासूसी संगठन या दुश्मन, देश की खुफिया एजेंसियां या शायद वे दलाल जो उन्हें सामान सौंपते हैं। यूनिट के अंदर का कवच गिरोह तो बस पूंछ है, मुख्य शरीर बाहर है। यह अमृता के अनुमान के अनुरूप था। वह भारी धातु का बक्सा जो रोहन को सौंपना था। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वह क्या हो सकता है? हरि एक पल के लिए सोचते हुए चुप हो गया। भारी धातु के सैन्य बक्से कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर यह संचार या ऑप्टिकल उपकरणों से संबंधित है तो यह एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर मॉड्यूल या एक विशेष मिश्र धातु लेंस की कच्ची प्लेट हो सकती है। ये दोनों छोटे होते हैं लेकिन असाधारण रूप से भारी होते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे संबंधित अल्ट्रा प्रिसिजन घटक होते हैं। अगर यह बच निकला तो यह अब कोई मामूली बात नहीं होगी। वह बक्सा अभी भी अड्डे के अंदर होना चाहिए। मेरे आने से उनकी योजना जरूर बिगड़ गई होगी। समस्या उस बक्से को खोजने और बाहर के मुख्य शरीर को उजागर करने की है। सेना का आधिकारिक जांच मार्ग भी चल रहा है, लेकिन उनकी अपनी प्रक्रियाएं और सीमाएं हैं। मैं उनसे एक कदम आगे बढ़ना चाहती हूं, जैसे पहले की कमांडर थीं। हरि थोड़ा हंसा। मैं क्या मदद कर सकता हूं? सबसे पहले जांच करो कि क्या पिछले कुछ महीनों में व्हाइट टाइगर बटालियन के आसपास बाहर से किसी व्यक्ति या वाहन ने कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई है। विशेष रूप से अड्डे के आसपास के सराय, रेस्तरां और मनोरंजन स्थलों पर ध्यान केंद्रित करो। फिर मैं चाहता हूं कि तुम कवच के मुख्य सदस्यों, विशेष रूप से हवलदार, ईश्वर से जुड़े अधिकारियों के बाहरी कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन को ट्रैक करो। यह आधिकारिक वारंट के बिना मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारे पास जरूर कोई तरीका होगा, है ना? हाँ हाँ कमांडर, आप मुझे बहुत बड़ा चढ़ाकर कह रही हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, कम से कम अतीत की यादों के लिए। हरि ने खुशी खुशी अनुरोध स्वीकार कर लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि अमृता कौन है। उसका खुद मैदान में उतरना इस बात का सबूत था कि यह मामला कोई सामान्य मामला नहीं था। फोन बंद करने के बाद सोजा इसकी माधुतकता कमने के लिए अमृता फिर से अपने विचारों में डूब गई। सैन्य जांच और हरि की अनौपचारिक जांच के साथ साथ चलने से उसे उम्मीद थी कि वह असली मास्टरमाइंड के करीब जल्दी पहुंच सकेगी। इस बीच सैन्य खुफिया और सैन्य पुलिस की संयुक्त जांच टीम ने कवच के प्रमुख लोगों को गहन पूछताछ के लिए बुलाया। इस प्रक्रिया में एक नया तथ्य सामने आया। वह व्यक्ति जो प्रभावी रूप से कवच का नेतृत्व कर रहा था और इसे बाहरी पक्ष से जोड़ रहा था, हवलदार ईश्वर नहीं, बल्कि प्रशिक्षु सैनिक शिक्षा केंद्र में एक प्रशासनिक और रसद एनएसओ
सूबेदार अजय कुमार था। सूबेदार अजय को एक मिलनसार और मेहनती व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जिस पर वरिष्ठ और अधीनस्थ दोनों भरोसा करते थे। यह तथ्य कि वह इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड था, ने यूनिट को फिर से चौंका दिया। उसने अपने पद का इस्तेमाल रसद गोदाम के इन्वेंट्री रिकॉर्ड में हेराफेरी करने और कवच के सदस्यों को लगाकर व्यवस्थित रूप से सैन्य सामानों की तस्करी करने के लिए किया। लेकिन सूबेदार अजय चुप रहा। उसने जोर देकर कहा कि उसने सब कुछ खुद ही योजना बनाई और क्रियान्वित किया और बाहर से किसी से भी कभी संपर्क नहीं किया। यह पूंछ काटने की एक क्लासिक रणनीति थी। बहुत संभावना थी कि वह अपने परिवार के लिए मुआवजे या अपनी सजा में कमी के बदले में बाहर के मास्टरमाइंड की रक्षा कर रहा था। जांच फिर से एक गतिरोध पर पहुंच गई। अगर सूबेदार अजय का मुंह नहीं खोला जा सका तो बाहरी संगठन की पहचान हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रहेगी। उस रात अमृता को हरि का फोन आया। कमांडर, मुझे कुछ चीजें मिली हैं। उसकी आवाज उत्साह से भरी थी। सबसे पहले मैंने पाया कि पिछले कुछ महीनों में सूबेदार अजय के एक शैडो अकाउंट में कई बार बड़ी रकम जमा की गई है। पैसे का स्रोत एक विदेशी खाता था जिसे एक फर्जी कंपनी के रूप में प्रच्छन्न किया गया था। इसके निशान इतनी अच्छी तरह से धो दिए गए हैं कि इसे ट्रैक करना लगभग असंभव है। लेकिन प्रवाह और शुरुआती बिंदु को वापस ट्रैक करने के बाद यह दक्षिण पूर्व एशिया के किसी एक देश से आया है। अमृता की आंखें तेज चमक उठीं। और एक और दिलचस्प तथ्य है, हवलदार ईश्वर के कॉल रिकॉर्ड का विश्लेषण करते समय मैंने कुछ अजीब पाया। सेना में शामिल होने से पहले उसने एक सामाजिक संगठन के माध्यम से विदेश में स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग लिया था और उस संगठन की गतिविधि का स्थान बिल्कुल उसी देश से मेल खाता है जहां से सूबेदार अजय को पैसे ट्रांसफर किए गए थे। क्या यह एक संयोग है? पता नहीं, हो सकता है। लेकिन एक और बात है, वह सामाजिक संगठन काफी जाना माना है, लेकिन कुछ साल पहले उसका अध्यक्ष अचानक बदल दिया गया। नए अध्यक्ष का इतिहास थोड़ा अनूठा है। उसके पास खुफिया एजेंसी में काम करने का पृष्ठभूमि है। बेशक कहा जाता है कि अब वह पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो चुका है और केवल सामाजिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लेकिन अमृता के दिमाग में बिखरे हुए पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। एक सामाजिक संस्था के रूप में प्रच्छन्न एक खुफिया संगठन। वे भोले भाले युवकों को अपने मुखबिर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भर्ती करते थे। हवलदार ईश्वर, जो अपने भाई की मौत के सदमे और प्रतिशोध से घिरा हुआ था, कि मनोविज्ञान से खेलकर उसका इस्तेमाल किए जाने की बहुत संभावना थी। और हवलदार ईश्वर के सेना में शामिल होने के बाद उन्होंने उसे सूबेदार अजय जैसे आंतरिक साथियों से जोड़ा और बड़े पैमाने पर सैन्य सामानों की तस्करी शुरू कर दी। यह केवल एक या दो सैन्य कर्मियों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार नहीं था। यह एक बड़ी जासूसी का मामला था जिसे शुरू से ही सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी और इसमें एक विदेशी खुफिया एजेंसी के शामिल होने की संभावना थी। कमांडर, अब से स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। हमारा विरोधी इस बार शौकिया नहीं है जैसे हम सेना में सामना करते थे। मैं जानती हूं, सेना में हमारा कार करते, आज का हम आत पड़ती हूं। अमृता ने शांति से जवाब दिया। इसलिए मेरे पास तुमसे एक और अनुरोध है। उस सामाजिक संगठन के नए अध्यक्ष के बारे में और अधिक जानकारी निकालो और क्या उसके और कृतिका नाम के बीच कोई संपर्क बिंदु है। अमृता उस ठंडी और अप्रिय पूर्वाभास को सुनिश्चित करना चाहती थी जो अचानक उसके मन में उभरी थी। काल गरुड़ इकाई में उसने जितने भी गुप्त ऑपरेशन किए थे, जितने भी चेहरों से वह गुजरी थी, क्या उनमें कोई ऐसा व्यक्ति था जो अब इस मामले की कुंजी पकड़े हुए था? सतह के नीचे की तेज धारा अंततः अपना रूप दिखाने लगी थी। हरि की खुफिया क्षमता असाधारण थी। एक दिन से भी कम समय में उसने अमृता द्वारा मांगी गई जानकारी भेज दी। उस सामाजिक संगठन का नया अध्यक्ष, उसका नाम सूर्य वर्मा था। पूर्व में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के विदेशी ऑपरेशन विभाग का एक एजेंट था जो ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में सक्रिय था। उसकी सेवानिवृत्ति का आधिकारिक कारण स्वास्थ्य समस्याएं थीं, लेकिन असलियत यह थी कि उसे उस समय के एक ऑपरेशन के पूरी तरह से विफल हो जाने के बाद अपमानजनक तरीके से अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। और आखिरी जानकारी, एक वाक्य जिसने अमृता या कृतिका के दिल को जमा दिया। सूर्य वर्मा, काल गरुड़ टीम के अंतिम मिशन, ऑपरेशन प्रभात,
जिसका नेतृत्व कमांडर कृतिका ने किया था, के दौरान वह स्थानीय खुफिया सहयोग और सुरक्षित घर प्रदान करने का प्रभारी था। तुरंत अमृता की नजर धुंधली हो गई। ऑपरेशन प्रभात, वह अंतिम मिशन जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। नरक जैसी यादें जहां उसने अपने सभी साथियों को खो दिया और अकेली बच गई। सूर्यवर्मा उस ऑपरेशन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक था। तो फिर यह केवल एक सामान्य जासूसी का मामला नहीं है। अमृता का सिर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। यह सब एक चाल हो सकती है। उस समय ऑपरेशन की विफलता शायद केवल एक संयोग या दुश्मन का अप्रत्याशित घात नहीं थी, भीतर से विश्वासघात। संभावना थी कि सूर्यवर्मा शुरू से ही एक डबल एजेंट था या उसने ऑपरेशन की विफलता की आड़ में कोई निश्चित समझौता किया था। वह उस समय काल गरुड़ टीम के आंदोलन मार्ग, ऑपरेशन योजना और अन्य सभी चीजों को अपनी हथेली की तरह जानता था। अगर उसने जानकारी लीक की थी तो टीम का पूर्ण विनाश एक बहुत ही स्वाभाविक परिणाम था। सूर्यवर्मा को ऑपरेशन की विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराकर रॉ से निकाल दिया गया था, लेकिन शायद यह केवल एक दिखावा था। उसे शायद दुश्मन देश को जानकारी बेचने के बदले में एक बड़ी संपत्ति मिली होगी और उसने एक नया जीवन शुरू कर दिया होगा। और अब एक सामाजिक संगठन की आड़ में वह एक बार फिर भारतीय सेना के दिल में अपने दांत गढ़ाने की कोशिश कर रहा था। हवलदार ईश्वर तो सूर्यवर्मा द्वारा भर्ती किया गया एक शिकार मात्र था। सूर्यवर्मा ने हवलदार ईश्वर के भाई की मौत की त्रासदी का चालाकी से फायदा उठाया, उसके प्रतिशोध में हेर फेर किया और उसे कवच संगठन के माध्यम से सूबेदार अजय जैसे सेना के भीतर के भ्रष्ट तत्वों से जोड़ा। यह सब सूर्यवर्मा की बड़ी योजना के तहत चलने वाले पहिए थे और रोहन उसका इकलौता भतीजा एक बार इस्तेमाल होने वाला मोहरा था, जिसे लगभग उस पहिए की श्रृंखला के अंत में बलिदान कर दिया गया था। क्रोध चरम पर पहुंच गया, लेकिन अमृता ने उसे रोक लिया। अब गुस्सा करने का समय नहीं था। असली मास्टरमाइंड सूर्यवर्मा की पहचान सुनिश्चित करने के बाद अब उसके लिए जाल बिछाने का समय था। अमृता ने तुरंत जनरल राठौर से संपर्क किया। उसने हरि से प्राप्त सभी जानकारी साझा की। सूर्यवर्मा की पहचान, ऑपरेशन प्रभात के साथ उसका संबंध और उसका निष्कर्ष कि यह मामला केवल सैन्य रहस्यों का लीक नहीं था, बल्कि अतीत में हुए विश्वासघात से जुड़ी एक बड़ी साजिश थी। फोन के दूसरी तरफ जनरल राठौर की सांसें तेज हो गईं। उसके लिए ऑपरेशन प्रभात भी एक अविस्मरणीय घाव था, एक दुखद ऑपरेशन जिसने उसे अपने सभी बेहतरीन लोगों को खोने पर मजबूर कर दिया और यहां तक कि उसकी सबसे अच्छी सैनिक कृतिका को भी सेना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके पीछे एक गद्दार होने की संभावना भी उसके लिए एक बड़ा झटका थी। ठीक है, मैं तुरंत इस बारे में सैन्य खुफिया और रॉ को सूचित करूंगा और सूर्यवर्मा के बारे में हर चीज की फिर से जांच का आदेश दूंगा। लेकिन कृतिका, दूसरी तरफ के लोग भी मूर्ख नहीं हैं। अगर उन्हें पता चला कि जांच का जाल कस रहा है तो वे अपनी पूंछ काट सकते हैं और गायब हो सकते हैं। इसीलिए हमें पहले ही हरकत में आना होगा, जनरल साहब। अमृता की आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। सूर्यवर्मा का लक्ष्य वह धातु का बक्सा है जिसे रोहन को सौंपना था। उसके अंदर का सामान उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। वह बक्सा अभी भी अड्डे में कहीं ना कहीं होना चाहिए। सूबेदार अजय द्वारा छिपाया गया। हमें सूबेदार अजय का इस्तेमाल करके सूर्यवर्मा को जाल में फंसाना होगा। यह बहुत खतरनाक है। क्या तुम भूल गई हो कि सूर्यवर्मा कौन है? वह कोई साधारण अपराधी नहीं है। वह एक बहुत प्रशिक्षित खुफिया एजेंट है। एक छोटी सी भी गलती न केवल सूबेदार अजय बल्कि ऑपरेशन में शामिल कर्मी भी खतरे में पड़ सकते हैं। इसीलिए मेरी जरूरत है, जनरल साहब। जनरल राठौर अमृता की बातें सुनकर एक पल के लिए चुप हो गए। वह उसका मतलब समझ गया। सूर्यवर्मा मुझे नहीं जानता। वह केवल कृतिका का नाम जानता है, लेकिन वह भिक्षुणी अमृता के रूप में मेरा वर्तमान रूप नहीं जानता। मैं उसकी चारा बनूंगी। मैं रोहन की मौसी के रूप में अपने भतीजे की सजा कम करने के लिए सूबेदार अजय के अंतिम काम में मदद करने का नाटक करूंगी और सूर्यवर्मा के करीब पहुंचूंगी। नहीं हो सकता। मैं इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि तुमने सेना छोड़ने तक किस तरह की पीड़ा सही है। मैं तुम्हें फिर से उस नरक में कैसे धकेल सकता हूं? जनरल राठौर की आवाज दृढ़ थी, लेकिन अमृता भी पीछे नहीं हटी। यह मेरा व्यक्तिगत बदला भी है,
जनरल साहब, यह मेरे लिए शहीद हुए मेरे टीम के साथियों की आत्मा को शांत करने का मेरा अपना कर्म है, और यह इस मामले में मेरे मूर्ख भतीजे की संलिप्तता के लिए पाप का प्रायश्चित भी है। कृपया मुझे इजाजत दें। उसकी आवाज में एक ऐसा भार था जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। एक लंबी चुप्पी के बाद जनरल राठौर की एक भारी सांस सुनाई दी। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम बिल्कुल भी अकेले हरकत नहीं करोगी। मैं तुम्हारे साथ सैन्य खुफिया के सर्वश्रेष्ठ एजेंटों को लगाऊंगा। वे पूरी स्थिति को नियंत्रित करेंगे और तुम्हारी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद जनरल साहब। ऑपरेशन की योजना बनाई गई। जांच दल ने सूबेदार अजय पर सूर्यवर्मा से संपर्क करने के लिए दबाव डाला। कहा गया कि एक अप्रत्याशित समस्या ने योजना को बिगाड़ दिया है, लेकिन सामान सुरक्षित है। भतीजे की मौसी, एक भिक्षुणी, अपने भतीजे के लिए सजा में कमी के बदले में वह सामान पहुंचाने को तैयार है। शुरुआत में सूर्यवर्मा को शक हुआ, लेकिन सैन्य अदालत में अपने भतीजे की सजा कम करने के लिए परिवार के हताश कार्यों के बारे में परिदृश्य काफी विश्वसनीय लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उस धातु के बक्से को नहीं छोड़ सकता था। अंत में उसने जोखिम उठाकर भी मिलने के लिए सहमति व्यक्त की। मिलने का स्थान अड्डे से दूर एक सुनसान पुरानी फैक्ट्री थी। अमृता अपने भिक्षुणी वस्त्र पहने हुए वह धातु का बक्सा लेकर तय स्थान की ओर चली गई। उसके कपड़ों के अंदर एक मिनी रेडियो और एक लोकेशन ट्रैकर छिपा हुआ था। फैक्ट्री के चारों ओर स्नाइपर सहित खुफिया एजेंटों ने एक जाल की तरह घेराबंदी कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। अतीत के गद्दार को सजा देना और एक बड़े आपराधिक संगठन का पर्दाफाश करना। लेकिन अमृता को नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वह चल रही थी वह पहले प्लॉट ट्विस्ट का अंत नहीं था, बल्कि दूसरे प्लॉट ट्विस्ट की ओर जाने वाला रास्ता था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और उस रास्ते के अंत में जो सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी वह उसके शहीद साथियों के लिए बदला लेने या उसके भतीजे की सुरक्षा से कहीं ज्यादा क्रूर और दर्दनाक थी। इस मामले की असली खाई ने अभी तक अपना रूप भी नहीं दिखाया था। पुरानी फैक्ट्री की हवा ठंडी और नम थी। टूटी हुई खिड़कियों से छनकर आती हल्की चांदनी फर्श पर बिखरी धूल और मलबे को एक डरावने तरीके से रोशन कर रही थी। अमृता फैक्ट्री के बीच में रुकी, तय स्थान पर, और उसने अपने वस्त्र की आस्तीन से भारी धातु का बक्सा नीचे रखा। उसे ऐसा लगा जैसे वह लगे हुए मिनी रेडियो के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल रूम से तनावपूर्ण सांसें सुन सकती है। लक्ष्य अभी तक नहीं दिखा है। सभी टीमें सतर्क रहें। समय बीतता गया। 10 मिनट, 20 मिनट वादे के समय से बीत गए। सूर्यवर्मा नहीं आया। अमृता की इंद्रियां तन गईं। सूर्यवर्मा जैसा व्यक्ति वादे के समय से देर से आना मतलब या तो योजना में कुछ गड़बड़ थी या यह सब एक और परीक्षा थी। तभी अमृता का फोन संक्षेप में कांपा। एक अज्ञात नंबर से एक टेक्स्ट संदेश। स्थान बदल गया है, अकेले आओ। अगर कोई जासूस पीछा कर रहा है तो सौदा रद्द। वह बक्सा तुम छोड़ सकती हो, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह तुम्हारे अंदर है। उस आखिरी वाक्य ने अमृता की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। तुम्हारे अंदर? इसका क्या मतलब था? ऐसा लग रहा था कि यह कोई सामान्य रूपक नहीं था। सूर्यवर्मा को इस पूरी स्थिति के बारे में पहले से ही पता था और वह उनकी तरफ का परीक्षण कर रहा था। वह जाल में नहीं फंसा था, बल्कि एक नया जाल बिछा रहा था। कमांडर, जवाब दो, क्या हुआ? रेडियो से एक घबराई हुई आवाज आई। अमृता एक पल के लिए झिझकी। ऑपरेशन योजना के अनुसार उसे तुरंत स्थिति की रिपोर्ट करनी चाहिए और पीछे हटना चाहिए, लेकिन सूर्यवर्मा के तुम्हारे अंदर के बारे में संदेश ने उसे रोक लिया। अगर वह अब पीछे हटती तो वह सूर्यवर्मा को हमेशा के लिए खो देती और उसके शहीद साथियों के बारे में सच्चाई भी दफन हो जाती। अमृता ने फैसला किया, यह अब कोई आधिकारिक सैन्य ऑपरेशन नहीं था। यह कृतिका और सूर्यवर्मा के बीच की लड़ाई थी। उसने अपना रेडियो बंद कर दिया और टेक्स्ट संदेश में लिखे नए स्थान की ओर चलने लगी। उसकी हरकत ने ऑपरेशन कंट्रोल रूम में हड़कंप मचा दिया। लक्ष्य हिल रहा है। लक्ष्य ने अकेले काम करना शुरू कर दिया है। चार्ली टीम, तुरंत पीछा करो, पकड़े मत जाना। उसका पीछा कर रही जासूस टीम से बचने के लिए अमृता ने जानबूझकर जटिल संकरी गलियों को चुना। काल गरुड़ इकाई में रहते हुए दुश्मन की निगरानी से बचने के लिए उसने जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया था वे उसके खून में बस चुकी थीं।
एक वस्त्रधारी भिक्षुणी के लिए उसकी हरकतें असाधारण रूप से तेज और शांत थीं। मिलने का नया स्थान एक जर्जर पुरानी अपार्टमेंट इमारत की छत थी। जैसे ही अमृता ने छत का दरवाजा खोला और अंदर गई, दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया और ताला लग गया। छत पर एक आदमी खड़ा था, सूर्यवर्मा। उसका कद फोटो में दिखने वाले से अधिक पतला और तेज था। उसकी आंखें अंधेरे में भी तेज चमक रही थीं। कृतिका, या मुझे अब तुम्हें भिक्षुणी अमृता कहना चाहिए। सूर्यवर्मा की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक विजेता की राहत छिपी थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम खुद मेरे जाल में फंस जाओगी। अभी भी बहादुर हो या शायद लापरवाह? अमृता हिली नहीं। उसने सीधे सूर्यवर्मा की ओर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कृतिका हूं? सूर्यवर्मा व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। जब से मुझे यह जानकारी मिली कि तुम्हारा भतीजा कवच में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, मैंने यह सब योजना बनाई थी। इसमें यह तथ्य भी शामिल था कि रोहन की एकमात्र अभिभावक उसकी मौसी है, जो एक भिक्षुणी है। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम केवल एक सामान्य भिक्षुणी हो। सावधानी के तौर पर मैंने तुम्हारी पहचान की जांच की, और जब मुझे पता चला कि तुम कृतिका हो, तो मुझे यकीन हो गया कि यह भगवान द्वारा मुझे दिया गया दूसरा मौका है। मौका? औका? कैसा मौका? तुम्हारे साथियों को धोखा देने और बेचने की कीमत चुकाने का मौका। विश्वासघात हैं? तुम कुछ नहीं जानती। ऑपरेशन प्रभात एक ऐसा ऑपरेशन था जो शुरू से ही विफल होना निश्चित था। वरिष्ठों के लालच और गलत जानकारी के कारण हुई एक त्रासदी। मैंने बस उसके बीच में जीवित रहने की कोशिश की, तुम्हारी तरह। सूर्यवर्मा धीरे धीरे अमृता के पास आया। उसके हाथ में कुछ ऐसा था जो एक छोटे मेटल डिटेक्टर जैसा लग रहा था। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। तुम जरूर तुम्हारे अंदर के अर्थ के बारे में उत्सुक होगी, है ना? जो मैं वास्तव में चाहता हूं वह लोहे का बक्सा नहीं है, बल्कि वह है जो तुम्हारे शरीर के अंदर है। उसने अमृता की हंसली की ओर इशारा किया, ठीक उसके टैटू के स्थान पर। काल गरुड़ इकाई का प्रतीक वह टैटू बहुत सफाई से गुदा हुआ है। लेकिन यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, है ना? अंतिम मिशन से ठीक पहले हम सभी के शरीर में एक विशेष माइक्रोचिप लगाया गया था। याद है? एक चिप जिसमें लोकेशन ट्रैकिंग और आत्मविनाश का कार्य था, इस स्थिति के लिए कि अगर हम दुश्मन द्वारा पकड़े जाते। और उस चिप के अंदर ऑपरेशन प्रभात के बारे में सब कुछ संग्रहित था। ऑपरेशन योजना, लक्ष्य की जानकारी और उस समय के वरिष्ठों के साथ सभी गुप्त संचार। एक जानकारी जो ऑपरेशन के समाप्त होने के बाद स्वचालित रूप से नष्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि तुम बच गई, वह चिप तुम्हारे शरीर के अंदर सोई हुई है। एक जोरदार झटका अमृता के सिर पर लगा। हाँ, ऐसी एक चिप थी। लेकिन ऑपरेशन के दौरान लगी गंभीर चोट और मनोवैज्ञानिक आघात के कारण वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। सूर्यवर्मा का असली मकसद सैन्य सामान नहीं था। उसका लक्ष्य शुरू से ही अमृता थी, ठीक उसके शरीर के अंदर की माइक्रोचिप। उसके अंदर निश्चित रूप से इस बात का अकाट्य सबूत था कि वह एक गद्दार था। उसने यह सब उस सबूत को खत्म करने के लिए योजना बनाई थी। अब तुम समझी, हवलदार ईश्वर, सूबेदार अजय, यहां तक कि तुम्हारा बेचारा भतीजा भी, वे सब तुम्हें यहां बुलाने के लिए शतरंज के मोहरे थे। और तुम ठीक वैसे ही चली जैसा मैंने योजना बनाई थी। एक दुष्ट मुस्कान सूर्यवर्मा के चेहरे पर फैल गई। वह अमृता के ओर करीब आया और उस मेटल डिटेक्टर को उसकी हंसली के पास लगाया। एक तेज बीप बीप की संकेत ध्वनि सुनाई दी। संकेत की चिप वहीं थी। तो अगर तुम शांति से वह चिप दे दो तो किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। अगर तुम लड़ती हो, खैर, एक भिक्षुणी का इस इमारत की छत से फिसलकर गिरना कोई अजीब दृश्य नहीं है, है ना? तभी अमृता की आंखों का भाव बदल गया। जो बेचैनी और आश्चर्य थोड़ी देर पहले दिखाई दिया था, वह काल गरुड़ इकाई की कमांडर कृतिका की नजर में फिर से बदल गया। क्या यह सच है कि सभी रिकॉर्ड उस चिप के अंदर हैं? बेशक। तो फिर तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। सूर्य, क्या कहा तुमने? क्योंकि उस चिप के अंदर सिर्फ यह सबूत नहीं है कि तुम एक गद्दार हो, वहां निश्चित रूप से उन वरिष्ठों के गंदे सौदे भी होंगे जिन्होंने उस ऑपरेशन को मजबूर किया, और तुम्हारे अलावा अन्य गद्दारों के नाम भी, है ना? सूर्यवर्मा का चेहरा तुरंत तन गया। अमृता सही थी। वह अपने पापों को छिपाने के लिए उस चिप को नष्ट करना चाहता था, लेकिन साथ ही वह चिप एकमात्र हथियार था जिसका उपयोग वह उस बड़ी शक्ति को धमकाने के लिए कर सकता था
जो उसे भी धमका रही थी। अमृता ने उसकी मनोविज्ञान के डगमगाने के समय का फायदा उठाया। उसने चुपचाप अपनी सांसें नियंत्रित कीं और अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे किया। उसके चौड़े वस्त्र की आस्तीन के नीचे उसके हाथ कसकर मुट्ठी में बंधे थे। जाल अब उलट गया था। जो सूर्य वर्मा के जाल में फंसी थी वह अमृता थी, लेकिन अब अमृता खुद एक नया जाल बन गई थी जिसने सूर्य वर्मा को हिलने नहीं दिया। इस इमारत की छत एक अंतिम युद्ध का मैदान बन गई थी, जहां केवल उनमें से एक ही सुरक्षित नीचे उतर सकता था। और अमृता के पीछे बंद छत के दरवाजे के पीछे से हिलने डुलने वाली व्यस्त आवाजें सुनाई देने लगीं। छत पर तनाव ज्यादा देर नहीं चला। सूर्य वर्मा अमृता की बातों से मनोवैज्ञानिक रूप से एक पल के लिए डगमगा गया था, लेकिन वह एक ऐसा एजेंट था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरी दुनिया में बिताई थी। उसने तुरंत अपनी शांति वापस पा ली। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरी वर्तमान स्थिति में इसका कोई मतलब नहीं है। सूर्य वर्मा ने अपनी जेब से एक खंजर निकाला। उसकी तेज धारमंद चांदनी में चमक रही थी। जब मैं वह चिप ले लूंगा तो उसके अंदर की जानकारी का मैं अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें मैं तुम्हारे मरे हुए साथियों के पास भेज दूंगा। जैसे ही वह अमृता की ओर झपटा, अमृता का शरीर एक परछाई की तरह बगल में हट गया। सूर्य वर्मा का खंजर केवल खाली हवा को काट सका। अमृता की अगली चाल इतनी सहज लेकिन विस्फोटक थी। उसके वस्त्र की आस्तीन के हवा को चीरने की आवाज के साथ उसकी हथेली ने सूर्य वर्मा की कलाई पर सटीकता से प्रहार किया। कड़क! खंजर सूर्य वर्मा के हाथ से छूट गया और एक धातु की खनक के साथ गिर गया। उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा आश्चर्य का भाव था। एक महिला भिक्षुणी की हरकतें, जिसने लंबे समय से सेना छोड़ दी थीं, अविश्वसनीय थीं, बल्कि उसकी हरकतें अपने सुनहरे दिनों की कृतिका से अधिक संक्षिप्त और घातक थीं। बिहार में आध्यात्मिक अभ्यास ने उसे उसकी मार्शल आर्ट नहीं भुलाई थी, बल्कि अनावश्यक हरकतों को हटाकर उसके सार को बनाए रखा था। तुम अभी भी एक राक्षस हो। सूर्य वर्मा अपनी स्थिति को सुधारते हुए पीछे हटा। उसने अब अमृता को कम नहीं आंका। उसने अमृता को दबाने के लिए अपनी सभी युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया। तेज किक और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लक्षित मुक्के लगातार अमृता पर बरस रहे थे, लेकिन अमृता बहते पानी की तरह थी। उसके सभी हमलों को स्वीकार कर रही थी और मोड़ रही थी। उसने सूर्य वर्मा की शक्ति का न्यूनतम हरकत के साथ इस्तेमाल किया। जितना अधिक सूर्य वर्मा बेरहमी से हमला करता, उतनी ही जल्दी वह थक जाता। तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ वह चिप नहीं है ना? अमृता ने उसके हमले से बचते हुए धीरे से कहा। तुम उस चिप के अंदर की जानकारी का उपयोग उस संगठन और वरिष्ठों को ब्लैकमेल करने के लिए करने की योजना बना रहे हो जिन्होंने तुम्हें त्याग दिया। तुम सिर्फ एक गद्दार नहीं, बल्कि एक फेंका हुआ मोहरा भी हो। चुप रहो। सूर्य वर्मा, जिसे लगा कि उसका रहस्य खुल गया है, ने आपा खो दिया और झपट पड़ा। यही वह क्षण था जिसका अमृता इंतजार कर रही थी। उसने उसके आलिंगन में घुसते हुए उसके हमले को सीधे स्वीकार करने का नाटक किया। फिर उसने अपनी वस्त्र की आस्तीन में छिपाई हुई एक तेज सिरिंज, जिसे उसने चुपके से चिकित्सा कक्ष से लिया था, उसकी कमर में घोंप दी। क्रैक! सूर्य वर्मा का शरीर तन गया। उसे लगा कि सिरिंज में बेहोशी की दवा है, लेकिन किसी भी दवा का कोई प्रभाव महसूस नहीं हुआ। केवल एक चीर देने वाला दर्द। मैंने केवल तुम्हारी नसों पर वार किया है। कुछ समय के लिए उस तरफ की तुम्हारी बांह और पैर ठीक से नहीं हिल पाएंगे। जब अमृता ने उसे धक्का दिया तो सूर्य वर्मा छत की रेलिंग की ओर लड़खड़ा गया। उसी समय एक जोरदार आवाज के साथ छत का दरवाजा टूट गया और खुफिया एजेंट अंदर घुस आए। हिलो मत, हाथ ऊपर करो। एजेंटों ने जल्दी से सूर्य वर्मा को घेर लिया, लेकिन सूर्य वर्मा ने इतनी आसानी से हार मानने का इरादा नहीं किया। एक अंतिम प्रयास के रूप में उसने अपने बगल में पड़ा एक पुराना लोहे का पाइप उठाया और उसे सबसे करीब खड़ी अमृता की ओर घुमाया। यह सब तुम्हारी वजह से है। अमृता बच सकती थी, लेकिन वह नहीं बची। इसके बजाय वह सूर्य वर्मा को रोकने के लिए कूद पड़ी। उसके पीछे एक युवा एजेंट जो अभी अभी छत पर आने वाला था, बिना किसी बचाव के खड़ा था। एक धीमी आवाज के साथ लोहे का पाइप अमृता के कंधे पर लगा। एक तीव्र दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसका शरीर लड़खड़ाया और फर्श पर गिर गया। उसके भूरे वस्त्र पर धीरे धीरे लाल खून फैलने लगा। कमांडर, उस युवा एजेंट ने चिल्लाया जिसे उसने बचाया था। उस दृश्य को देखकर गुस्से में अन्य एजेंटों ने सूर्य वर्मा पर धावा बोल दिया
और उसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। अपनी चेतना के धुंधलेपन के बीच अमृता ने उसे देख रहे एजेंटों के चिंतित चेहरे देखे और दूर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनी। और अचानक उस दिन की यादें, जब वह आखिरी मिशन से अकेली बची थी, फिर से सामने आ गई। उस समय भी वह इसी तरह खून से लथपथ पड़ी थी, लेकिन उस समय केवल शून्यता और एक गहरा अपराध बोध था। अब अलग था। किसी की रक्षा करने से थोड़ी राहत मिली थी। क्या यह सब खत्म हो गया है? उसने अतीत के गद्दार को पकड़ लिया था और अपने भतीजे को धमकी देने वाली साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। लेकिन अजीब तरह से एक अजीब सवाल था जो अमृता के मन से नहीं जा रहा था। सूर्य वर्मा के पीछे का मास्टरमाइंड, वह वरिष्ठ जिसे वह इतना डरता था और साथ ही ब्लैकमेल करना चाहता था, उनकी असली पहचान क्या थी? और रोहन ही क्यों? क्या सूर्य वर्मा को संयोग से रोहन शर्मा नामक एक प्रशिक्षु सैनिक के व्यक्तिगत डेटा के बारे में पता चल गया था? या रोहन को शुरू से ही निशाना बनाने का कोई विशेष कारण था? उस समय ठीक बेहोश होने से पहले एक धीमी आवाज अमृता के कान में सुनाई दी। एक सैन्य खुफिया एजेंट जो उसे सहारा दे रहा था। उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, केवल ताकि अमृता ही सुन सके। बहुत गहराई में मत खोदो, यह ऐसी सच्चाई नहीं है जिसे आप सहन कर सकें। वह आवाज, अमृता को लगा कि उसने इसे कहीं सुना है, लेकिन दर्द और भ्रम में वह और नहीं सोच सकी। उसकी नजर पूरी तरह से अंधेरी हो गई। जिस समय उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, अमृता को यह एहसास नहीं हुआ था कि उसने वास्तव में एक भयानक सच्चाई के प्रवेश द्वार पर कदम रखा था। उसका इंतजार कर रहा दोहरा प्लॉट ट्विस्ट सूर्य वर्मा के विश्वासघात से कहीं बड़ा और चौंकाने वाला था। अमृता अस्पताल में जागी। उसके कंधे का दर्द उसके पूरे शरीर पर दबाव डाल रहा था, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। जनरल राठौर, जो उसके बगल में उसकी देखभाल कर रहे थे, ने राहत की सांस ली। तुम होश में आ गई कृतिका? सचमुच एक दुस्साहसिक कार्य था। सूर्य वर्मा का क्या हुआ? उसे सैन्य खुफिया के भूमिगत पूछताछ कक्ष में रखा गया है। जल्द ही वह सब कुछ कबूल कर लेगा और तुम्हारे शरीर के अंदर की चिप भी सुरक्षित रूप से निकाल ली गई है। उसके अंदर की जानकारी शायद पूरे रक्षा मंत्रालय को हिला देगी। एक कड़वी मुस्कान जनरल राठौर के चेहरे पर आ गई। उस चिप के अंदर, जैसा कि अमृता ने अनुमान लगाया था, इस बात का सबूत था कि न केवल सूर्य वर्मा बल्कि ऑपरेशन प्रभात के समय रक्षा मंत्रालय और रॉ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दुश्मन देश के साथ एक समझौता किया था। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसे ऑपरेशन को मंजूरी दी जो निश्चित रूप से विफल होना था। काल गरुड़ टीम को मौत के मुंह में धकेल दिया और बदले में भारी मात्रा में काला धन प्राप्त किया। सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन अमृता का दिल शांत नहीं था। बेहोश होने से पहले एक एजेंट द्वारा फुसफुसाए गए चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। बहुत गहराई में मत खोदो, यह ऐसी सच्चाई नहीं है जिसे आप सहन कर सकें। वह आवाज किसकी थी? उसने ऐसा क्यों कहा? जनरल, मेरे भतीजे रोहन के खिलाफ जांच का क्या हुआ? अमृता के अचानक सवाल ने जनरल राठौर को आश्चर्य से उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। रोहन, वह बच्चा तो सूर्य वर्मा द्वारा इस्तेमाल किया गया एक शिकार मात्र था। निश्चित रूप से कवच में शामिल होने की उसकी मूर्खता दंड के योग्य है, लेकिन चूंकि उसने इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण सुराग दिए, इसलिए बहुत संभावना है कि उसकी सजा कम कर दी जाएगी। तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, मैं बस जानना चाहती थी। अमृता ने और नहीं पूछा, लेकिन उसके दिल में संदेह का बीज बोया जा चुका था। कुछ दिनों बाद अमृता ने अपनी छुट्टी का प्रबंध किया। यह मामला मीडिया में बिना किसी खबर के चुपचाप बंद कर दिया गया। सूर्य वर्मा, सूबेदार अजय और कवच के अन्य सदस्यों को सैन्य कानून के अनुसार दंडित किया गया और केवल यह अफवाह फैली कि चिप से मिली जानकारी के कारण रक्षा मंत्रालय के कुछ पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों की गुप्त रूप से जांच की जा रही है। रोहन अपनी शेष सेवा अवधि पूरी करने के लिए अपनी यूनिट में लौट आया। सब कुछ अपनी जगह पर वापस आता दिख रहा था। विहार लौटने से पहले अमृता आखिरी बार रोहन से मिलने गई। गार्ड पोस्ट को पूरी तरह से नए कर्मियों से बदल दिया गया था। उन्होंने अमृता को देखते ही तुरंत चुस्ती से सलाम किया। मुलाकात कक्ष में मिले रोहन में थोड़ा और परिपक्वता दिख रही थी। उसने अपनी मौसी को देखते ही तुरंत गहराई से झुककर प्रणाम किया। मौसी, मैं सच में माफी मांगता हूं और धन्यवाद करता हूं। तुम कैसे हो? अब ठीक हूं। मौसी, साथी भी अच्छे हैं।
वे सब कहते हैं कि यह मौसी की वजह से है। वे दोनों कुछ देर के लिए एक अजीब सी खामोशी में चाय पीते रहे। अमृता ने रोहन के चेहरे को ध्यान से देखा। कुछ अपरिचित था जिसे उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। रोहन, अमृता ने सावधानी से मुंह खोला, क्या हवलदार ईश्वर ने कभी विदेश में स्वयंसेवी गतिविधियों के बारे में बताया था? रोहन का चाय का कप पकड़े हुए हाथ थोड़ा कांपा और अमृता ने इसे नजरअंदाजा नहीं किया। नहीं, मैंने ऐसी कोई कहानी कभी नहीं सुनी। अच्छा, जरूर, मुझे ऐसी बात कैसे पता होगी? अमृता ने और दबाव नहीं डाला, लेकिन उसका संदेह विश्वास में बदल गया। रोहन झूठ बोल रहा था। मुलाकात के बाद घर लौटते समय अमृता ने एक बार फिर हरि को फोन किया। मैं हूं, कृपया एक और बात की जांच करो। मेरा भतीजा रोहन शर्मा, उसके अतीत के सभी निशानों की जांच करो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, कृपया कुछ भी छूट न जाए। कमांडर, अब मामला खत्म हो गया है ना? आपका भतीजा तो केवल एक शिकार था। हरि की आवाज उसे रोकने की कोशिश करती हुई लग रही थी। मैं तुमसे विनती करती हूं, मैं बस अपने दिल के संदेह को दूर करना चाहती हूं। हरि, जो जानता था कि वह अमृता की जिद को नहीं मोड़ सकता, अंततः उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गया। कुछ दिनों बाद विहार में अमृता को हरि का फोन आया। उसकी आवाज भारी लग रही थी। कमांडर, लगता है मुझे आपसे सीधे बात करनी होगी। उस दोपहर 10 साल में पहली बार अमृता ने साधारण कपड़े पहने। वह उस चाय की दुकान पर गई जहां उसने हरि से मिलने का वादा किया था। हरि ने उसके सामने एक फाइल रखी। रोहन शर्मा के बारे में जांच रिपोर्ट। रोहन शर्मा के हाई स्कूल के दौरान स्कूल में धमकाने के अपराधी होने के कारण कई बार दंडित होने का रिकॉर्ड है, लेकिन उसके माता पिता की गुहार के कारण उसे हमेशा हल्की सजा मिली। हरि एक पल के लिए रुका, फिर एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया। हवलदार ईश्वर सिंह का छोटा भाई, वह भाई जिसने सेना में आत्महत्या कर ली थी, वह रोहन शर्मा के साथ एक ही हाई स्कूल में पढ़ता था और वह स्कूल में धमकाने का मुख्य शिकार था। हवलदार ईश्वर के भाई को सबसे बुरी तरह से धमकाने वाला छात्र रोहन शर्मा था। तुरंत अमृता की दुनिया ढह गई। पहेली के सभी टुकड़े अब जुड़ गए थे। हवलदार ईश्वर द्वारा रोहन को इतनी क्रूरता से प्रताड़ित करने का कारण केवल अनुशासन स्थापित करना या संगठन की परीक्षा नहीं थी। यह एक भाई द्वारा अपने भाई के हत्यारे के प्रति एक सुनियोजित और हताश प्रतिशोध था। हवलदार ईश्वर को सूर्य वर्मा ने भर्ती नहीं किया था। बहुत संभावना थी कि उसने पहले सूर्य वर्मा से संपर्क किया था। अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने सूर्य वर्मा की जासूसी गतिविधियों में मदद करने का नाटक किया, जबकि उसने अपने प्रतिशोध के लिए एक मंच तैयार किया। तो फिर इस मामले की शुरुआत सूर्य वर्मा की साजिश या कवच के भ्रष्टाचार से नहीं हुई थी। हर चीज की शुरुआत उसके अपने भतीजे के पाप से हुई थी। रोहन शर्मा, अमृता के मुंह से एक धीमी कराह निकली। यही वह दोहरा प्लॉट ट्विस्ट था। उसे लगा था कि उसने अपने भतीजे की रक्षा के लिए एक बड़ी बुराई से लड़ाई लड़ी है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि जिस भतीजे की वह रक्षा करना चाहती थी, वही वह पहला अपराधी था जिसने सभी त्रासदियों के बीज बोए थे। उसने जो कुछ भी किया था वह अंततः न्याय का फैसला नहीं था जो बुराई को दंडित करता है, बल्कि शायद केवल एक अजीब कार्य था जो दूसरे अपराध को छिपाता है। बहुत गहराई में मत खोदो, यह ऐसी सच्चाई नहीं है जिसे आप सहन कर सकें। अब वह उस चेतावनी का अर्थ समझ गई। सच्चाई कभी कभी बचाव से ज्यादा क्रूर होती है। अमृता ने कांपते हाथों से अपनी चाय का कप उठाया। चाय के कप में प्रतिबिंबित उसका चेहरा बहुत अपरिचित लग रहा था। कुछ दिनों तक अमृता बिहार में अपने कमरे में बंद रही। हरि द्वारा दी गई रिपोर्ट की सामग्री उसके दिमाग में घूमती रही। यह सच्चाई कि उसका भतीजा रोहन स्कूल में धमकाने का अपराधी था और उसका शिकार हवलदार ईश्वर का छोटा भाई था। इस सच्चाई ने उसके सभी विश्वासों और उसके कार्यों के अर्थ की नींव को हिला दिया। उसने गार्ड पोस्ट पर जो दृश्य देखा था वह फिर से याद आया। उस समय हवलदार ईश्वर द्वारा रोहन के प्रति किया गया अपमान और हिंसा, मजबूत द्वारा कमजोर पर। लेकिन अगर अब फिर से सोचा जाए